क्योंकि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की स्पीच पर ही सब कुछ हो रहा था, तो ओवैसी साहब का एक रिएक्शन आया सदुद्दीन ओवैसी का, वो भी मुझे बात करने लायक लगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला कि पूरी दुनिया भारत की बात कर रही है और हमारी आबादी जो है एक यंग आबादी है, हमारा जो नौजवान है वो इस देश का सबसे बड़ा डिविडेंड है, हमारा एसेट है और दुनिया इसीलिए हमारे साथ जुड़ना चाहती है। तो वो कहते हैं अरे आप तो हम पर आरोप लगाते थे कि हम मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो आज क्या हो गया? आज आपको वही बच्चे प्यारे लगने लगे ज्यादा बच्चे होने? तो आरएसएस के चीफ को कहना पड़ा कि सारे लोग जो है हिंदू लोग 3 बच्चे पैदा करो। अब वो क्योंकि तेलंगाना आंध्रा की पॉलिटिक्स करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू का भी नाम लिया कि चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा 3 चिल्ड्रन। मैंने सब आ गए 3 चिल्ड्रन पे। तो हम जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे ना। मैंने तो इसमें से ये समझा कि वो उन्होंने इस बात को मान लिया कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। आप सुनेंगे तो आप भी अपना आंकलन कीजिएगा, मुझे तो यही लगा उनकी बात से। सुनिए ओवैसी जी को। हम जिस कांग्रेसी राज्यसभा की मोदी की तकरीर को, मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60% 40 साल से कम उम्र की है तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया, इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को? क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है, मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। ये दूसरी बात उन्होंने कही कि इस मुल्क में कभी मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा नहीं होगी। मतलब वो ये भी मान रहे हैं कि ये भी एक इशू है देश में। इस बात पर भी लोग जो है वो बात करते हैं कि देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो दोनों बातें जो है उन्होंने, ये जो राइट विंग कहती है वो दोनों इशूज उन्होंने लगभग स्वीकार कर लिए कि आबादी का एक इशू है, मुस्लिम आबादी बढ़ती है, एक इशू है इनके लिए, और दूसरा कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तभी आप कह रहे हो अपनों से भी ज्यादा बच्चे पैदा करो। नहीं, देखिए सौरभ जी, जो अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भारत में जन्मदर घट रहा है और खासकर 2 स्टेटों का जो जिक्र किया गया है, पश्चिम बंगाल और बिहार, वहाँ 1.2 है फर्टिलिटी रेट और ये घातक है। दुनिया के कई देश जो जन्मदर घट रहा है उसको लेकर सरकारी प्रोत्साहन शुरू किया गया है, सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है बच्चा पैदा करने के लिए। भारत में जिस हिसाब से जन्मदर घट रहा है उसका कारण है, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों का जन्मदर बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, हिंदू और मुस्लिम दोनों का जन्मदर घट रहा है। और उसका मुसलमानों का जन्मदर घटने का कारण यह है कि जो हर हाथ को काम के एक फार्मूला था मुस्लिम समाज में, वो शायद कहीं ना कहीं सीमित हुआ है। और हिंदुओं के अंदर जो एक ये आया है कि छोटा परिवार और बजट, ये सारी चीज़ों को लेकर हिंदुओं का परिवार भी घटा है। ऐसे में ये कहना कि भाई ये सही है कि अभी हम युवा देश हैं, लेकिन ये युवा देश कितने दिन तक रहेगा? आने वाले 10 साल 15 साल के बाद यदि यही स्थितियां रही तो हम बूढ़े देश में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। क्या आपका भी सुझाव है लोग बच्चे ज्यादा पैदा करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे ज्यादा पैदा करें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरीके से यदि हम युवा बने रहना चाहते हैं तो हमें अपने जन्म दर को संतुलित करने की आवश्यकता। अच्छा, चले अगली खबर आपको दिखाता हूं मैं। उमर अब्दुल्ला कल असेंबली में बोल रहे थे अपनी। अच्छा, ये बात पहले भी हम कर चुके हैं कि उमर अब्दुल्ला उन नेताओं में से नहीं है ऑपोजिशन के जिनका जो ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन सेक करते हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूं तो मैं खिलाफ ही बोलूंगा ना, मैं क्यों कभी तारीफ कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा लीडर नहीं हूं, मुझे अगर प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम करेगा तो मैं तारीफ करूंगा। अगर होम मिनिस्टर से मेरी बात होती है और मुझे कुछ उनकी बात से मुझे मेरे राज्य को फायदा होता है तो मैं तारीफ करूंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर की भी तारीफ करूंगा। सुनिए आप। मैं उन लोगों में से नहीं हूं ना जो अगर कोई अच्छा काम हो जम्मू कश्मीर के लिए मैं उसका शुक्रिया ना करूं।
जहां जहां वजीर आजम का हमें साथ मिलता है, होम मिनिस्टर साहब का साथ मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का साथ मिलता है, मैं शुक्रिया करता हूं। इसके लिए बीच बीच में मेरे जो दोस्त हैं करा साहब वगैरह, वो थोड़े नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया क्यों करूं या उनके बारे में अच्छे अल्फाज क्यों दोहराऊं। तो ये राहुल गांधी जी से उम्मीद की जा सकती है कभी? संभव ही नहीं है। राहुल गांधी कभी मतलब प्रधानमंत्री की तो छोड़िए, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री के बेहतर काम की राहुल गांधी तारीफ कर दे। और उमर अब्दुल्ला ऐसा पहली बार नहीं कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भाई मैं प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे काम की तारीफ करूंगा। उसके पहले भी वो लगातार करते रहे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जब आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम योजनाओं का मॉनिटरिंग करना शुरू किया, जिस तरीके से वहाँ एक पैसा बढ़ा दिया कि भाई वहाँ विकास के लिए पैसा खर्च किया, मुस्लिम महिलाओं के एजुकेशन के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, MSME के लिए वहाँ के युवाओं को जिस तरीके से पैसा दिया, तब उमर अब्दुल्ला का बयान आया था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अगर कर रहे हैं तो मैं सरकार के साथ हूं। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हैं तब प्रधानमंत्री बधाई देते हैं, तो उमर अब्दुल्ला दिल्ली आके प्रधानमंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने मुझे इस बात का इंश्योरेंस दिया है कि आप जम्मू कश्मीर के लिए आपको जो भी विकास की योजनाओं के लिए केंद्र की मदद चाहिए वो सरकार भी तारीफ कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के लगातार उमर अब्दुल्ला तारीफ करते हैं। अब ये राहुल गांधी के लिए संकट है। अभी का मैं आपको बताता हूं, अभी ताजा घटना ये हुई, रेल मंत्री ने अभी बताया, अनाउंसमेंट की, वो रेल लिंक जो है आगे कश्मीर में जो पहुंच गया अंदर तक, उसको आगे बढ़ाना था। तो उसमें कई सेब के बगीचे जो थे वहां के किसानों के, वो आ रहे थे बीच में, तो ऑब्वियसली वो सब हटना पड़ता। तो उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा, साहब ये हमारे किसानों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सरकार ने अभी फिलहाल वो टाल दिया, वो काम नहीं कर। अब रेल जो है आगे उसको उस रूट पे नहीं बढ़ाया जा रहा कि भी किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उस पर भी मैं देख रहा था जब वहां की सरकार ने धन्यवाद दिया है। मतलब ये एक नॉर्मल, बेहतर एक नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नॉर्मल। हाँ, ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। और उमर अब्दुल्ला आमतौर पर ऐसा करते रहे हैं और जब भी कोई काम होता है, मुझे इसमें कोई खराब बात नहीं लगती, ऐसा करना ही चाहिए। विपक्ष और पक्ष को संघीय जो ढांचा है हमारा, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें दोनों लोग मिलकर यदि कोई काम करेंगे तो उससे एक बार उन्होंने सर केजरीवाल का उदाहरण भी दिया था, याद है आपको? हाँ, केजरीवाल साहब का, या मैं केजरीवाल बन जाऊं तो फिर क्या काम होगा मेरा? हाँ, तो वो बेहतर है। और जम्मू कश्मीर एक बॉर्डरिंग स्टेट है, देश के लिए बहुत सुरक्षा के नजरिए से भी है। तो दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कुछ अच्छा काम कर रही हैं और इससे कोई नुकसान थोड़ी हो जाता है। यदि सरकार की तारीफ कर दी तो सरकार भी थोड़ा बेहतर काम होगा। उमर अब्दुल्ला का वो बयान बहुत चर्चित हुआ था जब चुनाव ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं इस देश में विकास का।